हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 6 को देखेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्त, चैप्टर जो 6 है वो है 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो भारत है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल को इसके महान साम्राज्य के कारण स्मरण किया जाता है। मौर्य काल को उसके महान साम्राज्य के कारण स्मरण याद किया जाता है। मौर्य काल के बाद के 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के युग के में समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राज्यों का उदय हुआ। मौर्य काल के बाद के 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के युग में समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राज्य का उदय हुआ। इनमें कुछ राज्य छोटे थे परंतु दूसरे कुछ राज्य काफ़ी बड़े थे, जैसे कुषाणों का राज्य जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन इन राज्यों से भी अधिक जिस चीज़ ने इस काल में पूरे उपमहाद्वीप को एकता में बांधा वह थी वाणिज्य और व्यापारियों का फैलाव। लेकिन इन राज्यों से भी अधिक जिस चीज़ ने इस काल में पूरे उपमहाद्वीप को एकता में बांधा वह था वाणिज्य और व्यापारी का फैलाव। इस काल में अनेक क्षेत्रों में भौतिक समृद्धि रही। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। आज इसे हम दक्कन कहते हैं। दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। जो दक्कन प्रदेश है, जो दक्कन है, उसके दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। इस ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य खेतिहर से बदलकर अधिक संपन्न हो गया था। यह बात दक्षिण भारत के समूचे दक्कन प्रदेश में पाए जाने वाले महापाषाणी मेगालिथिक 100 कक्षों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। महापाषाण मेगालिथ का अर्थ है बड़ा पत्थर। महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। 100 कक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के लिए खास तौर से बड़े पत्थर रखे जाते थे। इस काल में, महापाषाण काल में 100 कक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के लिए बड़े पत्थर रखे जाते थे। इन 100 कक्षों से उन लोगों के जीवन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली है। वे किसान तथा पशुपालक थे। वे लोग जो थे वे किसान थे और पशुपालक थे, पशु को पालते थे, लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे और स्वर्ण तथा मणियों से बने आभूषण पहनते थे। ये 100 कक्ष विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ ज़मीन में खड़ी की गई सामान्य प्रस्तर शिलाओं के घेरे के रूप में है, तो कुछ चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के रूप में भी है। महापाषाणी स्थलों की खुदाई से जानकारी मिली है कि वे लोग लौह कर्म से परिचित थे। जो महापाषाण काल के लोग थे और महापाषाणी स्थल की खुदाई से ये पता चला है कि वे लोग लौह कर्म, लोहे को जानते थे, लौह कर्म से परिचित थे और काफ़ी उन्नति कर चुके थे। वे लोहे की कुदाल तथा हंसिया का इस्तेमाल करते थे और शायद चावल तथा बाजरे की खेती करते थे। मिट्टी के काले लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले हैं। उन्हें इस प्रकार बनाया जाता होगा जिस प्रकार उत्तर भारत में बनाया जाता है। 100 कक्षों को देखने से पता चलता है कि उन लोगों की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बड़ी विचित्र धारणाएं रही होगी। मृतक का अंतिम संस्कार शायद वे काफ़ी विस्तार पूर्वक करते होंगे। इन 100 कक्षों पर बड़े पत्थर के खास निशान शायद इसलिए लगाए गए हैं कि ये सरदारों और उनके परिवारों के सदस्य के समाधि स्थल हैं। घोड़े की हड्डियों के और घोड़े के साज सामान के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि वे इस पशु से भली भांति परिचित थे। घोड़े की हड्डी और घोड़े के साज सामान के प्राप्त अवशेष से पता चलता है कि वे लोग घोड़े से भली भांति परिचित थे। निसंदेह घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीप की लंबी दूरियों की यात्रा कर पाए। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीप की लंबी दूरियों की यात्राएं करते थे। इन यात्राओं से विभिन्न वस्तुओं का विनिमय संभव हुआ, जैसे सोने तथा कीमती पत्थरों के मणि और संभवतः लोहे की वस्तुएं भी। जब मौर्यों ने प्रायद्वीपीय के कुछ भागों को जीत लिया था उस समय वहाँ एक विशिष्ट संस्कृति पहले से मौजूद थी। जब मौर्य ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया था तो उस समय वहाँ एक विशिष्ट संस्कृति पहले से मौजूद थी। अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे क्षेत्रों से मिले हैं जहां से महत्वपूर्ण महापाषाणी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।
जैसे रायचूर दोआब के मास्की स्थान से। अब हम लोग दक्कन के बारे में देखते हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों तथा क्षेत्रों को मौर्यों ने जीत लिया था। इनमें से अधिकांश राज्य तथा क्षेत्र के दक्कन के जो अधिकांश राज्य थे तथा क्षेत्र थे उनको मौर्य ने जीत लिया था। परंतु मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद ये क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। नए राजा प्रायः उन्हीं परिवारों के थे जिन्होंने मौर्य की सेवा की थी। अब पढ़ते हैं सातवाहन। इनमें सबसे प्रसिद्ध था सातवाहनों का वंश परिवार, जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक महान विजेता शासक था सातकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा गया था। कलिंग नरेश से उसका युद्ध हुआ था। सातकर्णी का कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था। उसने शायद ईसा पूर्व पहली सदी में शासन किया। सातकर्णी के शासन के कुछ समय बाद शकों ने, जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे, सातवाहनों पर आक्रमण किया। सातकर्णी के शासन के बाद कुछ समय बाद शक ने, जो सौराष्ट्र पर शासन करते थे, सातवाहन पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़कर आंध्र में भगा दिया। परंतु सातवाहन ने पुनः अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिमी दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हुए। यह काम गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया, परंतु शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया और यह स्थिति गौतमीपुत्र के बेटे वशिष्ठपुत्र के शासनकाल तक बराबर चलती रही। गौतमीपुत्र के बेटे वशिष्ठपुत्र के शासनकाल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठपुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया, तभी जाकर कुछ समय के लिए शकों और सातवाहनों के बीच शांति बनी रही। अंत में वशिष्ठपुत्र जो थे उस शक शासक की पुत्री से विवाह किए, तब जाकर कुछ समय के लिए शक और सातवाहन के बीच शांति बनी रही। ईसा की दूसरी शताब्दी के अंतिम दौर में शक पहले की अपेक्षा कमजोर हो गए, तो सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिला। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया, परंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही और ईसा की तीसरी शताब्दी में वह छिन्न हो गई। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन जो राज्य था वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। कुछ जंगल साफ करके गांव बसा दिए गए। गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में समूचे उत्तरी दक्कन में आवागमन के लिए सड़कें बनवाई गई। इन भागों में यात्रा करना अब खतरनाक नहीं था। व्यापार में वृद्धि के कारण नासिक के क्षेत्र में, गोदावरी के मुहाने के प्रदेश में और बम्बई के पास भी नगर बस गए। व्यापार में जब वृद्धि हुआ उसके कारण नासिक के क्षेत्र में, गोदावरी के मुहाने के प्रदेश में और बम्बई के पास भी नगर बस गए। ईरान, इराक, अरेबिया और मिस्र से आने वाले जहाज पश्चिमी समुद्र तट के भरौच बंदरगाह का उपयोग करते थे। गोदावरी नदी मुख के बंदरगाह गंगा नदी मुख से दक्षिण भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। गोदावरी नदी मुख के जो बंदरगाह है वो गंगा के नदी मुख से दक्षिण भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। इन बंदरगाहों से जहाज बर्मा और मलाया को जाता था। सातवाहन राज्य समृद्धशाली था। इसका प्रशासन अच्छा था। राज्य प्रांतों में बटा था जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूल करता था। नेक्स्ट हम लोग बौद्ध स्मारक उसके बारे में देखते हैं। नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए थे। नगर में व्यापारी और कारीगर के श्रेणी के जो नेता थे वो मालामाल हो गए थे और उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। जो दान देते थे वो लोग, इसलिए उनके जो दान देते थे इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया और यह धन जो था चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाए गए। बौद्ध इन चैत्य मंडपों में
पूजा पाठ करते थे। जो बौद्ध लोग थे वो चैत्य मंडप में पूजा पाठ करते थे। स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे। जो स्तूप थे वो अर्धगोलाकार होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षु के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, इसलिए बौद्ध इन स्तूपों को पवित्र मानते थे। सांची जो भोपाल के पास है, सांची के स्तूप की वेदिका मीन्स रेलिंग और तोरण द्वार इसी प्रकार के दान से बने हैं। अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, अमरावती का स्तूप भी व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। अमरावती का जो स्तूप है वो भी व्यापारी तथा भूस्वामी के द्वारा दिए गए दान से बना था। स्तूपों के समीप विहार होते थे। स्तूप जहाँ पे थे वहीं पे विहार होते थे और उस विहार में और भिक्षु रहते थे। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगर के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला जो पेशावर के निकट और सारनाथ वाराणसी के निकट। ये जो दो विहार है तक्षशिला और सारनाथ, जो पेशावर के निकट है और वाराणसी के निकट है, जो बड़े नगर हैं, जो उस समय के बहुत बड़े नगर होते थे। इससे सुबह नगरों में जाकर भिक्षा प्राप्त करने में बौद्ध भिक्षु को सुविधा होती थी और ये नगर के पास ही रहते थे, जिससे उन्हें नगर में जाकर भिक्षा प्राप्त करने में आसानी होती थी। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बड़े गुफा विहारों में रहते थे। इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था, जैसे कार्ले और बेदसा पश्चिमी घाट में पुणे के नज़दीक के गुफा विहार। इस समय की धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी। कुछ जैन प्रतिमाएं भी मिलती है। नेक्स्ट हम लोग धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। उस समय बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। विहारों में शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते थे। जो विहार थे वहाँ पे शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते थे और जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ा योग दिया। अश्वघोष और नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं वे बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ा योग दिया। जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे उनके विचार अब बदलने लग गए थे। अब नए देवताओं की पूजा होने लगी थी और विष्णु तथा शिव की उपासना को समर्थन मिल रहा था। यज्ञ कम होने लगे थे और इसके बदले लोग सोचने लगे थे कि अनेक अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी अपने ईश्वर की शांतिपूर्वक आराधना की जा सकती है। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा अपने अपने ईश्वर की भक्ति को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसी काल में गीता के उपदेशों को भी बहुत महत्व प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के चोल, पांडे और चेर। दक्कन के पठार के दक्षिण में और सातवाहन राज के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। ये थे चोल, जिसका केंद्र मद्रास के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था। दूसरा पांड्य, जिसका केंद्र मदुरई था। और केरल या चेर, मालाबार का तटीय क्षेत्र जो आज केरल का भाग है। दक्षिण पूर्व का क्षेत्र तमिलों की भूमि कहलाया, क्योंकि वहाँ की बोली तमिल थी। दक्षिण पूरब का जो क्षेत्र है तमिल की भूमि कहलाया, क्योंकि वहाँ की बोली तमिल थी। दक्षिण भारत के इन 3 राज्य चोल, पांडे और चेर का हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोत पर आधारित है। उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था। तीसरी कवि परिषद मदुरई में हुई थी। दक्षिण की उन परिषदों में कवि भाट और चारण एकत्र हुए और उन्होंने कविताएं रची। बाद की परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रह करके उन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध है और यही संगम साहित्य कहलाती है। ये कविताएं तमिल भाषा में हैं। कविजन जगह जगह घूमते थे और कबीलों के सरदारों के अनुरोध पर कविताएं रचते थे। जो कविजन थे वे जगह जगह घूमते थे और कबीले के सरदार के अनुरोध पर, जो कबीले के सरदार होते थे उनके अनुरोध पर वे कविता की रचना करते थे। इन कविता में दक्षिण भारत के कबीलों के सरदारों का और आम जनता के जीवन का वर्णन है। ये जो कविता है उसमें दक्षिण भारत के कबीलों के सरदार का और आम जनता के जीवन का वर्णन है। इनमें से कुछ वर्णन महापाषाणी संस्कृति के भौतिक अवशेषों से मेल खाता है।
चोल, पांडे और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। संगम साहित्य की अनेक कविता में इन युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। चोलों को इन स्थल युद्धों से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया और उससे श्रीलंका पर आक्रमण किया। कुछ साल तक उत्तरी श्रीलंका पर उनका कब्जा रहा, परंतु बाद में श्रीलंका के राजा ने उन्हें भगा दिया। भारत के अपने विवरण में मेगास्थनीज जानकारी देता है कि पांड्य राज्य की स्थापना एक स्त्री शासक ने की थी और उसके पास एक बड़ी सेना थी। भारत के अपने विवरण में मेगास्थनीज जो थे वो जानकारी देते हैं कि पांड्य राज्य की स्थापना एक स्त्री शासक ने की थी और उसके पास एक बड़ी सेना थी। केरल के राजाओं में नेंडू चेरलादन को एक महान वीर समझा जाता था। कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार के तट के पास रोम के जहाजी वीरों को भी पकड़ लिया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रोमन व्यापार। रोमन जहाज व्यापार की तलाश में मालाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचते थे। रोमन जहाज जो रोम के जहाज थे वे व्यापार की तलाश में मालाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचते थे। उस समय रोम के साम्राज्य का भूमध्य सागर के सभी देशों पर अधिकार था। उस समय जो है रोम के साम्राज्य का भूमध्य सागर के सभी देशों पर अधिकार था और रोम के बाजार में भारत में बनी विलास की वस्तु की बड़ी मांग थी। रोमन लोग भारत से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर और बंदर तथा मोर जैसे पशु पक्षी मंगवाते थे। रोमन जहाज लाल सागर से चलकर अरब सागर पार करके मालाबार तट या पूर्वी समुद्र तट पर मन्नार की खाड़ी तक पहुंचते थे। जो रोम के जहाज थे वे लाल सागर से चलकर अरब सागर को पार करके मालाबार तट जो पश्चिमी तट है या पूर्वी तट समुद्र तट पर मन्नार की खाड़ी तक पहुंचते थे। उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती उन्हें वे जहाज में भर लेते और सोने में कीमत चुकाकर रोम वापस चले जाते। रोम के सोने ने दक्षिण भारत के राज्यों को बहुत धनवान बना दिया था। जो रोमन लोग थे वे दक्षिण भारत के तटवर्ती नगर में भी रहते थे। यहाँ वे चीज़ें जमा करते थे और उन्हें जहाज से रोम भेजने का इंतजाम करते थे। वे तटवर्ती नगर में रहते थे और वहाँ जो चीज़ें मांग होती थी रोम में उस चीज़ों को एकत्र करते थे और उन्हें जहाज से रोम भेजते थे। इन नगर में एक था अड़िकमेडु पांडिचेरी के नज़दीक। इन्हीं नगरों में एक नगर था जिसका नाम था अड़िकमेडु पांडिचेरी के नज़दीक, जिसकी पुराविदों ने खुदाई की है। यहाँ रोम में बनी अनेक चीज़ें मिली हैं। इन बंदरगाहों से जहाज दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी जाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है वहाँ वे जाते थे और कुछ भारतीय व्यापारी चीन के साथ भी व्यापार करते थे जबकि समुद्री यात्राओं में कठिनाइयाँ थी, फिर भी खतरों का सामना कर सकने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अब दक्षिण भारत का माल उत्तर भारत में भी पहुंचता था। दक्षिण से होने वाले कीमती पत्थरों के निर्यात के कारण दक्षिणी राज्य बहुत धनी हो गए। दक्षिण से होने वाले कीमती पत्थरों के निर्यात के कारण दक्षिणी राज्य बहुत धनी हो गए थे। जनजीवन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनजीवन। दक्षिण भारत के अधिकांश लोग गांवों में रहते थे। पहाड़ी इलाकों में जहां खेती करना कठिन था, लोग पशु पालते थे। ज़्यादातर व्यापारी और शिल्पी नगरों में भी रहते थे। ऐसे कुछ नगर समुद्र तट पर थे जहाँ से व्यापार सुगम था। राज्यों का शासन चलाने में सलाहकार ब्राह्मण राजा को सहयोग देते थे। सभी प्रमुखों की एक आम सभा भी होती थी। इसमें विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श होता था, जैसे किसी से युद्ध किया जाए या नहीं, अथवा किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए या नहीं आदि। राजा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और व्यापारियों से कर वसूलता था। व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान माल ले जाते थे तो उनसे कर लिया जाता था। नगर या गांव में भी सभी जगह जीवन सादा था। दिन भर के काम के बाद लोग मन बहलाव के लिए विभिन्न खेल खेलते थे, जैसे जुआ खेलते थे। नृत्य, संगीत और काव्य पाठ लोकप्रिय थे। विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्यों का उपयोग होता था, जैसे बांसुरी, तंतुवाद और मृदंग। दिन और रात के विभिन्न प्रहरों के लिए अलग अलग किस्म के विशिष्ट संगीत का आयोजन होता था। नेक्स्ट है धर्म। उत्तर के धार्मिक विचार जैसे वैदिक देवताओं की पूजा और
बौद्ध तथा जैन धर्मों के सिद्धांत दक्षिण के लोगों को ज्ञात थे। कुछ लोग इन धर्मों के अनुयायी बन गए, परंतु अधिकांश लोग अब भी अपने पुराने देवी देवताओं की पूजा ही करते थे और अपने ही धार्मिक अनुष्ठान करते थे। मुरुगन, जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंद के नाम से प्रसिद्ध है, मुरुगन जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंद के नाम से प्रसिद्ध है, तमिल लोगों का सबसे प्रसिद्ध देवता था। मुरुगन जो था वह तमिल लोगों का सबसे प्रसिद्ध देवता था। उसे पर्वतवासी देवता समझा जाता था। वह युद्ध और शौर्य का देवता था। उसे पूजा पाठ के साथ बलि दी जाती थी। वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं के लिए लोगों के मन में अपार श्रद्धा थी। जो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे उन योद्धा के लिए लोगों के मन में अपार श्रद्धा थी और उनकी भी पूजा होती थी। समुद्र तटवासी लोग समुद्र देवता की आराधना करते थे। ईसा की 6वीं सदी में पल्लव राज की स्थापना तक होने तक तमिल लोग कई सदियों तक इसी तरह का जीवन व्यतीत करते रहे। नेक्स्ट है ईसाई धर्म। आख्यान है कि ईसा की 1ली सदी में पश्चिम एशिया में एक नए धर्म का उदय हुआ और वह भारत में पहुंचा। यह था ईसाई धर्म, जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी। यह पहले के यहूदी धर्म पर आधारित था। यहूदी धर्म में एक ईश्वर की पूजा को महत्व दिया गया था। ईसा को ईश्वर का केवल मसीहा संदेशवाहक ही नहीं, वस्तुतः ईश्वर पुत्र समझा गया। ईसा ने उस प्रेम पर जोर दिया जो ईश्वर के दिल में अपने बनाए हुए मनुष्य के लिए है। मनुष्य को चाहिए कि वे सदाचारी जीवन व्यतीत करें। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं स्वर्ग में जाएगी और वहां पुनः उनका ईश्वर से मिलन होगा। ईसाई धर्म अपने विभिन्न रूपों में समूचे यूरोप में फैल गया और वहां यह प्रमुख धर्म बन गया। ईसाई धर्म अपने विभिन्न रूप में समूचे यूरोप में फैल गया और वहां यह प्रमुख धर्म बन गया। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट के लोगों में और आधुनिक मद्रास के नज़दीक के क्षेत्र में फैला। भारत में ये ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट के लोगों में और आधुनिक मद्रास के नज़दीक के क्षेत्र में फैला। अभिलेखों से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि ईसा की 7वीं सदी में केरल में ईसाई भारतीय परिवार रह रहे थे। आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय से वर्षों की या संवत्सर की गिनती करने की एक नई प्रथा चलाई। इस प्रकार जो घटनाएं ईसा के जन्म के पहले हुई थी उन्हें ईस्वी पूर्व की तारीख से व्यक्त किया और जो ईसा के जन्म के बाद घटित हुई उन्हें ईस्वी में गिना गया। घटनाओं का समय बताने की यह विधि आज लगभग सारे संसार में प्रचलित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर भारत। इस दौरान 200 ईस्वी पूर्व और 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर में विदेशियों के अनेक जत्थे आए। पूरे उत्तर में विदेशी के अनेक जत्थे आए। वे भारत में बस गए और उन्होंने अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। ये लोग थे बाख्तरी यूनानी, जिन्हें हिंद यवन भी कहते हैं, पार्थो, पार्थियन, शक और कुषाण। यूनानियों के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। यह उन अनेक अवसरों में से एक था जब मध्य एशिया से आए लोगों में ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि वे भारतीय जन समुदाय के अंग बन गए। नेक्स्ट हम लोग हिंद यवन के बारे में देखते हैं। सिकंदर के यूनानी सेनापति ने ईरान और अफगानिस्तान में अपना अपना शासन स्थापित किया था। इन राजाओं के उत्तराधिकारियों ने अब अपनी नज़र उत्तरी भारत की ओर फेरी। उत्तरी भारत धनी था और ईरान तथा पश्चिमी एशिया के साथ उसका भारी व्यापार चलता था। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद यूनानी राजा के लिए पंजाब के कुछ भागों और काबुल की घाटी को जीत लेना कठिन नहीं था। यह प्रदेश गंधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूनानी ने, जिन्हें हिंद और यवन के नाम से भी जाना जाता है, इस गंधार प्रांत पर शासन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। इन सिक्कों से इस युग का इतिहास रचना संभव हुआ। इन शासकों में से कुछ बौद्ध बने, जैसे राजा मिलिंद, मिनांदर जिसे कहते हैं। दूसरे शासक विष्णु के उपासक बने। इसलिए उनकी संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानी संस्कृतियों की मिश्रण थी। नेक्स्ट है शक। शक लोग पश्चिमी भारत में आए और उन्होंने सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला।
शक लोग पश्चिमी भारत में आए और उन्होंने सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। अंत में काठियावाड़ और मालवा में बस गए। सातवाहनों से उनके अक्सर युद्ध होते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया। शकों के सबसे प्रसिद्ध राजा जो थे वो थे रुद्रदमन। उन्होंने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया। चाहने पर भी स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि कुषाणों ने उन्हें रोक रखा था। नेक्स्ट, कुषाण। कुषाण जिनका मूल निवास स्थान चीनी तुर्किस्तान में था, ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान में पहुंचे और हिंद, यवनों, पार्थवों तथा शकों को खदेड़कर खुद तक्षशिला और पेशावर में जम गए। बाद में उन्होंने समूचे पंजाब के मैदान पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग पर भी कब्जा जमा लिया। मथुरा उनके राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख केंद्र था। राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था और क्षत्रप या गवर्नर इनका शासन संभालते थे। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। वह अपनी सेनाएं उत्तर में मध्य एशिया तक ले गया था और उसे एक पराक्रमी राजा समझा जाता था। मध्य एशिया में हुन साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई। मध्य एशिया में हुन साम्राज्य की चीनी सेना के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की एक आदम कद खंडित मूर्ति है। इसमें वह गठिल बदन का एक व्यक्ति नजर आता है। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया। उस समय प्रचलित धार्मिक वाद विवादों में उसकी दिलचस्पी थी। उसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध महासंगति महासभा का आयोजन हुआ था। पहले की भांति इस बार भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अनेक निर्णय लिए गए। नेक्स्ट है विचारों का आदान प्रदान। इस सब का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में धर्म, कला तथा विज्ञान से संबंधित कई नए विचारों का प्रवेश हुआ और कई परिवर्तन हुए। भारत ईरान तथा पश्चिमी एशिया के अधिक निकट संपर्क में आए। भारत ईरान तथा पश्चिमी एशिया के अधिक निकट संपर्क में आया। व्यापार के कारण उत्तरी भारत और मध्य एशिया के सीमांत प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित हुए। भारतीय वस्तुएं भूमध्य सागर के नगरों तथा बंदरगाहों में पहुंचने लगी। भारत और सिकंदरिया मिस्र में नील नदी के मुहाने पर। भारत और सिकंदरिया के बीच लंबी दूरी होने के बावजूद सिकंदरिया के बंदरगाह के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। इस व्यापार के कारण तक्षशिला, मथुरा और उज्जैनी जैसे नगरों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। नेक्स्ट है कला। पश्चिम एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण उत्तर भारत के नगर में यूनानी मूर्तिकला को प्रवेश मिला। इनमें यूनानी तथा रोमन देवता की और भूमध्य सागर के लोगों की मूर्तियाँ थी। इनमें यूनानी तथा रोमन देवताओं की और भूमध्य सागर के लोगों की मूर्तियाँ थी। गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्तिकला इस नई शैली में दिलचस्पी बढ़ी। गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्तिकला की इस नई शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इससे वे प्रभावित भी हुए। उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाते हैं। यह शैली गांधार कला के नाम से जानी जाती है। यह जो शैली है गांधार कला के नाम से जानी जाती है। यह कला शैली न केवल आधुनिक पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय थी बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान में भी, क्योंकि गांधार शैली की कला के अनेक अवशेष वहाँ मिले हैं। मथुरा में दूसरे मूर्तिकार थे जिन्होंने अपनी एक अलग शैली का विकास किया। मथुरा में दूसरे मूर्तिकार थे जिन्होंने अपनी एक अलग शैली का विकास किया, परंतु उन्होंने यूनानी की नकल नहीं की। हालांकि उन्होंने भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई। इसे मथुरा शैली की कला कहते हैं। नेक्स्ट है धर्म। ये मूर्तियां केवल बुद्ध की ही नहीं बल्कि उन अनेक बोधिसत्वों की भी थी जिनका बौद्ध लोग सत्कार करते थे। बोधिसत्व उन त्यागी पुरुषों को कहा जाता है जो इस धरती पर बुद्ध के पहले पैदा हुए थे। जातक ग्रंथ में बोधिसत्वों के बारे में अनेक कथाएं हैं। जातक ग्रंथ में बोधिसत्व के बारे में अनेक कथा है और बोधिसत्व उनको कहते थे जो बुद्ध के पहले पैदा हुए थे। इस समय तक बौद्ध धर्म में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। अब वह सरल धर्म नहीं रह गया था
जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था। अब यह दो संप्रदाय में बट गया था, महायान और हीनयान। महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी। महायानी बौद्ध भिक्षु शक्तिशाली बन गए थे, परंतु भारत में अब भी ऐसे लोग थे जो इस तरह के बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। वे हीनयानी बौद्ध कहलाए। महायानी बौद्धों ने धर्मदूतों की मंडलियां चीन भेजी। ये धर्म प्रचारक भारतीय व्यापारी के साथ यात्रा करके चीन पहुँचे। इस तरह जल्दी ही मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म फैलता गया। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संपर्क का एक और परिणाम निकला। भारतीय ज्योतिष ने यूनानी ज्योतिष का तुलनात्मक अध्ययन किया। फलस्वरूप भारतीय ज्योतिष ने प्रगति की। इससे ज्योतिष के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा मिला, जबकि बाद में भविष्य कथन के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। चिकित्सा संबंधी ज्ञान में वृद्धि हुई, जैसा कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ग्रंथों से पता चलता है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई। ज्योतिष चिकित्सा और गणित के क्षेत्र की भारतीय विद्वानों की उपलब्धियों को बड़ा सम्मान मिला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।